Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about structural model of antibodies. एंटीबॉडीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर किस तरह से है वो भी हम बार बार डिस्कस करते रहे कि वाई शेप जो है वो एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर होता है. एंटीबॉडीज़ को जो है वो IG भी बोला जाता है. IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं एंटीबॉडीज़, इस वजह से इनको IG भी लिख सकते हैं सिर्फ. और हर एक जो एंटीबॉडी है उसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. ये देखें, ईच एंटीबॉडी कंपोज ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. वो कौन कौन सी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है? इसके अंदर 2 जो है वो लाइट चेन होती हैं, ये जो येलो कलर से शो हो रही हैं 2 लाइट चेन्स होती हैं, और 2 जो है वो हैवी चेन्स होती हैं. हैवी चेन्स जो है वो उनको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो लाइट चेन्स होती हैं इनको येलो कलर से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स जो है वो कितनी होती हैं, ये उनका जो है वो वेट बताया हुआ है. ठीक है, 25 kDa, और जो हैवी चेन्स हैं वो 50 to 73 kDa होती हैं. ठीक है, और ये लिंक्ड किससे होती हैं? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती हैं. ये मींस कि ये लाइट चेन है, ये डार्क से जो है वो सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आप इसमें लिखेंगे S' से जो है ये लिंक्ड होंगी. ये 2 हैवी चेन जो है ये आपस में भी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो है वो अटैच होती हैं इस तरह से. ये देखें, ये इनके बीच में S लिखा हुआ है ना, S एक दूसरे से जो है वो S से कनेक्टेड है. एक S जो है वो दूसरे से, ये दो चेन्स जो है वो आपस में S से कनेक्ट हुई हैं. मींस कि ये क्या है, किसको शो कर रहा है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को. तो आप इनके दरमियान में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दें कि ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच हुई हैं. लाइट चेन सिमिलर इन ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन. लाइट चेन जो है वो सब में सेम होती है जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन है. इम्यूनोग्लोबुलिन की जो है वो 5 जो है वो 5 टाइप्स हैं इसकी इन ह्यूमन. ठीक है, ह्यूमन के अंदर. बाकी फिर ऑर्गेनिज्म में जो है वो वेरी करती हैं. ह्यूमन के अंदर इसकी 5 टाइप्स आ जाती हैं, और वो 5 टाइप्स जो हैं उनमें लाइट चेन जो है वो सेम होगी. लाइट चेन के अंदर कोई भी, ये प्रोटीन है ना, बेसिकली एंटीबॉडी प्रोटीन्स होती हैं. तो प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से बनी होती हैं. तो मीन्स लाइट चेन के अंदर अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, और इसमें जो है वो मीन की ये चेंज नहीं होगी. जो डिफरेंस आएगा वो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन. हैवी चेन को जो है वो H चेन भी लिखते हैं, और लाइट चेन को L चेन भी लिखते हैं, लाइट और हैवी की वजह से. ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो है वो इसका स्ट्रक्चर आ जाता है. अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें और आ गई हैं. डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लियर हो गया, लाइट चेन और हैवी चेन क्लियर हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाते हैं. अब इसमें वेरिएबल कौन से? वेरिएबल मींस के चेंज होने वाले, और कांस्टेंट कौन से होते हैं? कांस्टेंट जो है वो मींस के जो चेंज नहीं होते वो उसी तरह से रहते हैं. अब इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? वेरिएबल जो है वो ये ऊपर ये डार्क ब्लू कलर से जो शो किया हुआ है ना, ये हैवी चेन का वेरिएबल है. वेरिएबल रीजन ऑन हैवी चेन, ये जो है ये चेंज होता रहता है, ये वेरिएबल रीजन. ठीक है, और यहाँ पे जो है लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन है वो थोड़ा सा जो डार्क ग्रीन है वो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है. इसके बाद नीचे वाला जो रीजन है लाइट ग्रीन, ये क्या है? कांस्टेंट रीजन है. और जो हैवी चेन है उसके अंदर भी ये जो लाइट कलर वाला है ये क्या है? ये सारा का सारा कांस्टेंट रीजन है. वेरिएबल रीजन जो है वो आगे टिप पे जो है वो प्रेजेंट है, टॉप पे. ठीक है, और ये जो वेरिएबल रीजन होते हैं जो इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं. मींस के एंटीजन जो है वो आके बाइंड होगा यहाँ पे वेरिएबल वाले रीजन पे. फिर नेक्स्ट ये जो है वो H रीजन आ जाता है. H रीजन में जस्ट आप लोगों को इसलिए बता, H चेन में जो है वो हिंज रीजन आता है. ठीक है, ये हिंज रीजन कौन सी जगह होती है? ये जो ब्लैकिश वाली जो जगह नहीं है, ये ब्लैक जो किया हुआ है ये. बाकी आपने इस डायग्राम की डिटेल में नहीं जाना, बस सिर्फ आप ये कर लें कि ये जो है ये इसमें क्या दिया हुआ है? हिंज रीजन दिया हुआ है. जहाँ से जो है वो एंटी हैवी चेन जो है वो टर्न हो रही है वो इसका हिंज रीजन होता है. अच्छा, फिर इसकी जो है वो 5 टाइप्स आ जाती हैं. IgG मींस के IG किसको शो कर रहा है? IG इम्यूनोग्लोबुलिन को शो कर रहा है. IgG मींस के इम्यूनोग्लोबुलिन गैमा, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, और IgD इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन. ये 5 जो है ये ह्यूमन के अंदर डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं. ठीक है, जो मोस्ट एबंडेंटली एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ह्यूमन के अंदर वो IgG है. इट इज़ ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो एंटीबॉडीज ये वाली होती है IgG. बाकी जो है वो कम होती हैं. ओके, नेक्स्ट जो आ जाता है वो क्या है? रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन इम्यूनिटी.
मेमोरी सेल्स का जो है वो क्या रोल है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, शॉर्ट सा टॉपिक है। यहाँ पे देखें आप लोगों से डिस्कस हुआ हुआ है, जो टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं वो आफ्टर डाइंग जो है जब पैथोजन को किल कर देते हैं तो वो खुद जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। वो आप लोगों को पहले बताया था कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टी सेल्स जो है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेमोरी क्या होते हैं, मेमोरी सेल्स क्या कर रहे होते हैं, मेमोरी सेल्स जो है वो एक मैसेज अपने पास सेव रखते हैं कि मीन्स ये वाला एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर हुआ था और हमने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन की थी, ठीक है। तो वो जो है वो इस चीज़ को जो है वो मेमोराइज करते रहते हैं। फिर उसके बाद दोबारा जब भी वो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो मेमोरी सेल जो है वो फ़ौरन से जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, उनको जो है वो मेमोराइज कर लेते हैं कि ये एंटीजन पहले भी इंटर हुआ था और इसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन की हुई है, ठीक है। तो और ये इतना रैपिड होता है ना, ये मेमोरी सेल इतना रैपिडली वर्क कर रहे होते हैं कि वो जो एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर हुआ है उसके इन्फेक्शन काज करने से पहले पहले ही उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये फिर बहुत रैपिडली करते हैं, उसको इन्फेक्शन नहीं काज करने देते। और मेमोरी किलर टी सेल्स, मेमोरी किलर टी सेल्स, मेमोरी किलर टी सेल्स में किलर टी सेल्स। अब मेमोरी किलर टी सेल्स जो थे वो क्या बनाएंगे, टी सेल्स जो है वो बनाएंगे मैक किलर टी सेल, एंड मेमोरी बी सेल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, बी सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। टी और बी सेल्स दोनों फॉर्म हो जाएंगे मेमोरी सेल से, तो फिर वो जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है एलर्जीज़। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा एलर्जी, बहुत सारे लोगों को जो है वो एलर्जी हो रही होती है। ये क्या होता है एक्चुअली, एलर्जी जो है वो एबनॉर्मल रिएक्शन होता है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, वो एबनॉर्मली वर्क करना स्टार्ट कर देता है, वो फिर उसकी वजह से जो है वो बॉडी में एलर्जी हो जाती है, ठीक है। अब ये एलर्जी जो है वो डिफरेंट जो पार्टिकल या जो सब्सटेंस वो एलर्जी काज करते हैं उनको बोलते हैं एलर्जेंस। वो एलर्जेंस होते हैं द सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस और पार्टिकल कार्ड एलर्जेंस, ठीक है। वो में भी आप इनहेल कर सकते हैं, इनहेलिंग के थ्रू गए हैं, स्वेलो किया है आपने, या किसी और कांटेक्ट के थ्रू आपकी स्किन के साथ टच हुए हैं। इवन कि कुछ लोगों को जो है वो हनी से भी जो है वो एलर्जी होती है, वो हनी को भी जो है वो भी जब उनकी स्किन को टच करता है तो उनको जो है वो एलर्जी, स्नीजिंग और वो आइज से जो है वो पानी आना, ये सारा कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट जो है वो एलर्जी पार्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से जो है वो हैं। किसी को पोलन से जो है वो एलर्जी हो जाती है, किसी को मोल्ड स्पोर्स से जो है वो एलर्जी हो जाती है। मोल्ड जो है वो फंजाई आ जाता है, उसके जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है। फिर समटाइम जो है वो हाउस डस्ट माइट्स जो हैं उनसे भी एलर्जी हो जाती है। एनिमल डेंडर्स जो हैं, एनिमल डेंडर्स क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फर और अपनी ये जो फीदर हैं उनसे वो कुछ पार्टिकल से जो है वो गिरा रहे होते हैं, ठीक है। उनसे कुछ लोगों की एलर्जी होती है, जैसे वो खुश्क पार्टिकल होते हैं डैंड्रफ टाइप के, वो फॉल होते हैं, उनसे एलर्जी होती है। कुछ लोगों को कुछ फूड से एलर्जी होती है, वो फूड नहीं खा सकते, इसमें हनी की एग्जांपल भी आ सकती है फूड में। इंसेक्ट बाइट्स, कुछ इंसेक्ट्स बाइट्स या स्टिंग जो है वो जो काटते हैं वो उससे जो है वो कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, कुछ को प्लांट से होती है। इंसेक्ट स्पोर्स से जो है वो एलर्जी हो जाती है। लेटेक्स जो है वो फ्लूइड होता है, कुछ प्लांट्स जो है वो वाटरी मिल्की सा फ्लूइड सिक्रीट कर रहे होते हैं ना, उन उस फ्लूइड से भी जो है वो उनको एलर्जी होती है। वायरसेस से, कुछ को बैक्टीरिया से, और कुछ को कुछ मेडिसिन वगैरह से, कुछ को एनवायरमेंटल कंडीशन से, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो उससे भी स्नीजिंग आना शुरू हो जाती है, मीन्स कि ठंड से जो है कोल्डनेस से उनको जो है वो एलर्जी होती है। इस तरह से हर किसी की जो है वो अपनी अपनी डिफरेंट वो आ जाती है। लेकिन एलर्जी जो है वो मोस्टली उन लोगों को होती है जिनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो है वो एलर्जी प्रेजेंट होती है। अगर किसी के पेरेंट्स में से किसी को है तो फिर उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं एलर्जी होने के, ठीक है। एलर्जी बेसिकली आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एन एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। एंटीजेंस जो है वो जो भी एलर्जेंस वगैरह हैं बॉडी के अंदर जो इंटर हुए हैं उनके अगेंस्ट जो है इम्यून सिस्टम बहुत एग्जेजरेट किस्म का जो है वो रिस्पांस शो करना शुरू कर देती है, एक्स्ट्रा किस्म का रिस्पांस शुरू करती है, तो उससे एलर्जी हो जाती है। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द एलर्जेंस। आईजीई जो हमने अभी डिस्कस किया था, आईजीई नॉर्मली हमारी बॉडी में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आईजीजी जो है वो मैंने आपको बताया था कि 70 to 80% एंटीबॉडी जो है वो आईजीजी होती हैं। आईजीई लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन एलर्जी वाली कंडीशन में जो है इसकी ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर वो जो है वो काज बन रहा होता है एलर्जी का। अच्छा, अगर फैमिली में जो है वो किसी को नहीं है एलर्जी, मीन्स के मदर फादर में से किसी को नहीं है, तो आपको 50% चांसेस हैं एलर्जी होने के। और इफ़ वन पेरेंट इज़ एलर्जिक तो फिर उसमें 30% चांस हैं, और अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो एलर्जिक हैं तो फिर आगे ऑफ स्प्रिंग में जो है वो 60% चांसेस होते हैं एलर्जी होने के, ठीक है।
अच्छा, अब ये पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि किस तरह से आईजीई की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है एलर्जी के केस में। एलर्जन काज द हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं, एंटीजेंस जो आ रहे होते हैं बॉडी में, पैरासाइट्स वगैरह, उनके अगेंस्ट जो है वो वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, ये एलर्जन्स के अगेंस्ट तो वर्क नहीं कर रही होती। तो एलर्जन्स काज द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडी डेट ऑल ऑफ अस हैव इन स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और एलर्जन जो है इसकी प्रोडक्शन काज कर देते हैं। इसकी वजह से, एलर्जन्स की वजह से आईजीई ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। Allergic persons, however, produce IgE in abnormally quantities, मीन्स नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो और होता है। नॉर्मली दिस एंटीबॉडी इज़ इम्पोर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम पैरासाइट्स बट नॉट फ्रॉम द एलर्जेंस। ये आपको मैंने बता दिया कि वो पैरासाइट्स के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ वर्क कर रही हैं, एलर्जेंस के अगेंस्ट नहीं करती। ड्यूरिंग दिस सेंसिटाइजेशन पीरियड इन एलर्जी IgE इज़ ओवर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये जो है ये फिर कोट कर लेती है, कवर कर लेती है केमिकल को जिसको हिस्टामीन बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो कोटिंग बना लेती हैं। इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं कि उस केमिकल को जो है वो कवर कर लेती हैं, कोट बना लेती हैं। तो दीज केमिकल्स इन टर्न काज इन्फ्लामेशन, वो फिर हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन काज करता है। एंड द टिपिकल एलर्जिक सिम्टम्स, या फिर कुछ एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो फिर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उस केमिकल को टोटली इन्होंने कवर कर लिया होता है। दिस इज़ हाउ द इम्यून सिस्टम बिकम मिसगाइडेड। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मिसगाइड हो रहा होता है, उसको प्रॉपरली नहीं पता होता कि हमने किस वे में जाना है, किस तरह से जो है वो इस चीज़ को ओवरकम करना है, और उसके रिजल्ट में फिर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन काज होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो कंडीशंस दी हुई है कि कौन कौन सी कंडीशन एलर्जी की वजह से कॉज होती हैं हमारे अंदर। सबसे पहले एलर्जिक रेनाइटिस दिया हुआ है, ये नोज़ से रिलेटेड आ जाता है, जिसमें स्नीजिंग होती है, रनी नोज़ होता है, स्टफीनेस होती है और इचिंग हो रही होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, उसमें जो है ये आई से रिलेटेड आ जाता है। समटाइम वाटरी आइज़ होती हैं, वाटर हर टाइम जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, उससे रेड इचिंग हुई होती है, रेडिश हुई होती हैं, जैसे जो बंसी उनमें हो रही होती है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है पेरिनियल और सीजनल, टू टाइप्स की जो है वो कंडीशंस होती हैं। पेरिनियल उसको बोलते हैं जो थ्रू आउट द ईयर रहती है, मीन्स कि हर वक्त हो रही होती है, उससे कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता, मतलब साल में बहुत दफ़ा भी हो रही होती है, कोई उससे वो नहीं होता। और सीजनल वो होती हैं जो स्पेसिफिक सीजन पे होती हैं, जैसे पोलन का सीज़न आता है तो वो सीजनल में आ जाती हैं। ठीक है, मोल्ड या पोलन जो है वो अपने अपने सीज़न में आती हैं। और पेरिनियल जो है वो उसमें डस्ट माइट, वो तो हर टाइम पे डस्ट होती है, उससे हर टाइम पे जो है वो प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और यहाँ पे जो है वो एनिमल डेंडर या मोल्ड वगैरह, मोल्ड जो है वो कुछ जो है वो पेरिनियल होते हैं, हर टाइम होते हैं, और ये सीजनल में इस वजह से आया हुआ है कि जिस टाइम वो मोल्ड का वो सीज़न आएगा या उसका उससे इंटैक्ट वो कांटेक्ट होगा तो उसके रिजल्ट में जो है ये मोल्ड के उसमें भी आ सकती है। आप इसको अगर पेरिनियल वाले में लिखें मोल्ड को तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, फिर एनिमल डेंडर, ये डस्ट माइट हो गया, मोल्ड हो गया। एनिमल डेंडर वो जो ड्राइनेस जो या टफ वो चीज़ जो गिराते हैं एनिमल जो है वो अपने ऊपर से अपने फिदर या फर के ऊपर से जो डेंडर गिरा रहे होते हैं वो इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर कंडीशंस काज्ड बाय एलर्जी, अब इसमें अस्थमा आ जाता है। अस्थमा जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो भी बताया कि इन्फ्लेमेशन किस तरह होती है, आईजी जो है वो हिस्टामिन को कवर कर लेते हैं और अंदर वो इन्फ्लेमेशन काज कर लेता है। कुछ लोगों को फूड से भी एलर्जी होती है, वो फूड से एलर्जी जो है वो स्किन की डिजीज़ काज कर देती है, जैसे एक्जिमा और हाइव्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्जिमा में जो है वो स्किन के ऊपर जो है वो जैसे स्किन उतर रही होती है और रेडिश से मार्क जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं। ठीक है, और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो ट्रैक्ट में ज़ाहिर फूड वहाँ जाती है तो वहाँ पे भी जो है वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। और सिस्टमेटिक सिम्टम्स जो है वो एनाफाइलैक्सिस में जो है वो समटाइम जो है वो लोगों को नोज़िया हो जाता है, या उनका जो है वो इस टाइप की जो है वो इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं एनाफाइलैक्सिस में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट में जो है वो अब एलर्जी की ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट फिर डॉक्टर इसके लिए कुछ मेडिकेशंस भी दे रहे होते हैं, वो मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए। और थर्ड में जो है वो फिर एलर्जन इम्यूनोथेरेपी भी करवाई जाती है। ठीक है,
यहाँ तक भी काफ़ी है। अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर ये मेडिकेशन जो है वो बताई हुई है कि कौन कौन सी मेडिकेशन है, ये आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक भी जो है वो काफ़ी है एलर्जी की ट्रीटमेंट तक भी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में जो है वो एलर्जन इम्यूनोथेरेपी में जो है वो SCIT सबक्यूटेनियस शॉट और स्लिट जो है वो सबलिंगल ड्रॉप्स जो है वो टंग के अंडर टंग रखे जाते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए।